विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इस पुनर्मूल्यांकन श्रृंखला के भाग 7 में आपका स्वागत है। हमारी यह पुनर्मूल्यांकन यात्रा अपभ्रंश काव्य तक पहुंच चुकी है। पिछले भाग में हमने अपभ्रंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शेष प्रश्नों के साथ इस श्रृंखला का आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? विकल्प ए अवहट, विकल्प बी पुरानी हिंदी, विकल्प सी पिंगल, विकल्प डी डिंगल, विकल्प ई संध्या भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? अवहट, पुरानी हिंदी, पिंगल, डिंगल या संध्या भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुरानी हिंदी। विकल्प बी पुरानी हिंदी। गुलेरी जी पहले विद्वान थे जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा। आचार्य शुक्ल और राहुल संकृत्यायन ने भी उनके इस मत का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या तात्पर्य है? अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या तात्पर्य है? युद्ध प्रधान काव्य, बी भक्ति प्रधान काव्य, सी बसंत ऋतु का काव्य, डी शोक गीत या ई नीत काव्य। अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश साहित्य में फागु काव्य एक विशेष शैली है जिसका संबंध वसंत ऋतु और होली के उल्लासपूर्ण वर्णन से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बसंत ऋतु का काव्य। अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी बसंत ऋतु का काव्य। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है और इसका विषय क्या है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पहला प्रश्न, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है और दूसरा इसमें इसका विषय क्या है? विकल्प ए राम सिंह, दार्शनिकता और रहस्यवाद, विकल्प बी जोइंद, योग साधना, विकल्प सी धनपाल, वणिक कथा, विकल्प डी देवसेन, श्रावक धर्म या विकल्प ई हेमचंद व्याकरण। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है और इसका विषय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए राम सिंह और इसका विषय होगा दार्शनिकता और रहस्यवाद। 11वीं शताब्दी के कवि थे जैन मुनि राम सिंह, जिन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। ये रहस्यवादी कवि थे और इनके इस ग्रंथ में दार्शनिकता, वैराग्य, इंद्रिय निग्रह आदि का वर्णन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राम सिंह, दार्शनिकता और रहस्यवाद। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है और इसका विषय क्या है? इसका उत्तर है विकल्प ए राम सिंह, दार्शनिकता और रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम कवि किसे माना है? मिश्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प ए लल्लू लाल, विकल्प बी सदल मिश्र, विकल्प सी गोरखनाथ, विकल्प डी विद्यापति या विकल्प ई अमीर खुसरो। मिश्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लल्लू लाल, सदल मिश्र, गोरखनाथ, विद्यापति या अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है? संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान, ध्यान दीजिएगा, इनको कहीं कहीं अद्दह माड़ भी लिखा जाता है। तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है? विकल्प ए वे हिंदी के अंतिम कवि हैं, विकल्प बी वे पहले मुसलमान हिंदी कवि हैं, विकल्प सी वे केवल अपभ्रंश के कवि हैं, हिंदी के नहीं, विकल्प डी उनकी रचना प्राकृत में है, या विकल्प ई वे सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वे पहले मुसलमान हिंदी कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दह माड़ को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
और उनकी रचना संदेश राशक किसी भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की पहली रचना मानी जाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार का क्या अर्थ है? सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार का क्या अर्थ है? विकल्प ए 5 प्रकार के मंत्र, विकल्प बी 5 प्रकार के यज्ञ, विकल्प सी मांस मदिरा मत्स्य मुद्रा मैथुन का सेवन, विकल्प डी 5 इंद्रियों का निग्रह, विकल्प ई 5 प्रकार के दान। सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मांस मदिरा मत्स्य मुद्रा या मैथुन का सेवन। सिद्ध वाममार्गी साधना करते थे। जो वज्रयानी सिद्ध थे वो वाममार्गी साधना करते थे। उन्होंने काया साधना और भोग को महत्व दिया, जिसमें पंचमकार मांस मदिरा मत्स्य मुद्रा और मैथुन का सेवन उनकी साधना का अंग था। मांस मदिरा मत्स्य मुद्रा और मैथुन का सेवन। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मांस मदिरा मत्स्य मुद्रा मैथुन, ये पंचमकार हैं। अगला प्रश्न है, पौमचरिव किस शैली में लिखा गया है? पौमचरिव किस शैली में लिखा गया है? दोहा चौपाई कड़वकबद्ध शैली, बरवे शैली, सवैया शैली, कवित्व शैली या गाथा शैली? दोहा चौपाई कड़वकबद्ध शैली, बरवे शैली, सवैया शैली, कवित्व शैली या गाथा शैली? पौमचरिव किसकी रचना है? हमको पता है पौमचरिव स्वयंभू की रचना है और इसकी रचना उन्होंने कड़वकबद्ध शैली में की थी। कड़वकबद्ध अर्थात कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहे को लिखा जाता है, जिसे कड़वकबद्ध शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश की कौन सी 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और खुमार रासो? या विकल्प बी विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका? या विकल्प सी पौमचरिव, महापुराण, संदेश राशक, भविष्यत कहा? या विकल्प डी दोहा कोश, चर्यापद, श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास? या विकल्प ई पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दूहा, जयचंद प्रकाश? आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश की कौन सी 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं? आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की 12 पुस्तकों के आधार पर उसका नाम वीर गाथा काल किया था, जिसमें उन्होंने 8 को देशभाषा काव्य और शेष 4 को अपभ्रंश काव्य में रखा था। तो अपभ्रंश की जो 4 साहित्यिक पुस्तकें थी वे थी विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प ए सरहपा, बी शालिभद्र सूरी, विकल्प सी स्वयंभू, विकल्प डी पुंड या विकल्प ई चंदबरदाई? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और उनका समय दिया है 1184 ईस्वी। शालिभद्र सूरी की एक महत्वपूर्ण रचना भी है जिसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है विकल्प बी शालिभद्र सूरी को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का वर्णन स्वयंभू के किस ग्रंथ में मिलता है? अपभ्रंश में कृष्ण कथा का वर्णन स्वयंभू के किस ग्रंथ में मिलता है? पौमचरिव, ऋठिणेमचरिव, स्वयंभू छंद, पंचमी चरिव, नागकुमार चरिव? अपभ्रंश के कृष्ण कथा का वर्णन स्वयंभू के किस ग्रंथ में मिलता है? जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था कि पौमचरिव राम कथा से संबंधित ग्रंथ है, अतः ये तो विकल्प से हट गया। अब शेष 4 विकल्पों में बताइए कि अपभ्रंश में कृष्ण कथा का वर्णन स्वयंभू के किस ग्रंथ में मिलता है? ऋठिणेमचरिव, स्वयंभू छंद,
पंचमी चर्यु या नागकुमार चर्यु? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, रिट्ठिडेम चर्यु, या इसको अरिस्टनेम चरित भी कहा गया है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का वर्णन स्वयंभू के ग्रंथ रिष्टिनेम चर्यु या अरिष्टनेम चरित में मिलता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, रिट्ठिडेम चर्यु। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? विकल्प ए, जोइंद, विकल्प बी, हेमचंद, विकल्प सी, देवसेन, विकल्प डी, मेरुतुंग, विकल्प ई, सोमप्रभ सूरी। परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? जोइंद, हेमचंद, देवसेन, मेरुतुंग या सोमप्रभ सूरी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जोइंद। 6वीं शताब्दी के कवि जोइंद ने परमात्म प्रकाश और योगसार की रचना की थी। जोइंदु ने परमात्म प्रकाश और योगसार की रचनाएं की थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। जोइंदु का काल क्या था? 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी इनका काल था। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है और इसकी भाषा क्या है? विकल्प ए, मेरुतुंग, भाषा संस्कृत, बीच में अपभ्रंश पद। विकल्प बी, हेमचंद, प्राकृत। विकल्प सी, धनपाल और भाषा अपभ्रंश। विकल्प डी, सोमप्रभ सूरी और भाषा संस्कृत। विकल्प ई, लक्ष्मीधर और भाषा अवहट। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना 1361 संवत में की थी। यह मूलतः संस्कृत का ग्रंथ है, लेकिन इसमें कुछ अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरुतुंग, जिसकी भाषा होगी संस्कृत, बीच में अपभ्रंश के पद। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है और इसकी भाषा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मेरुतुंग, और अपभ्रंश मिश्रित संस्कृत इसकी भाषा। अगला प्रश्न है, सिद्धों ने अपनी रचनाओं में किस शैली का विरोध किया? सिद्धों ने अपनी रचनाओं में किस शैली का विरोध किया? ध्यान दीजिएगा, विरोध किया। उलट बांसी का, वर्णात्मक व्यवस्था और बाह्य आडंबरों का, गुरु महिमा का, अंतर्मुखी साधना का, सहज भोग का। सिद्धों ने अपनी रचनाओं में किस शैली का विरोध किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्णात्मक व्यवस्था और बाह्य आडंबरों का। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दूहा। ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी की रचना है। ये किसकी रचना मानी गई है? कुशललाभ, कल्लोल, नरपतिनाल, मधुकर या केदार? ढोला मारू रा दूहा किसकी रचना है? कुशललाभ, कल्लोल, नरपतिनाल, मधुकर कवि या केदार कवि? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुशललाभ। कुशललाभ की रचना है ढोला मारूरा दूहा। मूलतः यह रचना कल्लोल कवि की रचना मानी जाती है, जिसे बाद में कुशललाभ ने संशोधित किया था। मूलतः यह रचना कल्लोल कवि की मानी जाती है, जिसे बाद में कुशललाभ ने संशोधित किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कल्लोल कवि। अगला प्रश्न, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध और उच्च कोटि के कवि कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध और उच्च कोटि के कवि कौन थे? सरहपा, लुईपा, शबरपा, डोम्भिपा या कुक्करिपा? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध और उच्च कोटि के कवि कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, लुईपा। डॉक्टर नागेंद्र ने लुईपा को सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध और उच्च कोटि का कवि माना है। हालांकि सरहपा पहले सिद्ध थे और सबसे बड़े थे, लेकिन लुईपा को सबसे प्रसिद्ध और उच्च कोटि के कवि डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सूरदास, सारंगधर, गोरखनाथ, नंददास या रसखान? मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सारंगधर।
मिश्र बंधुओं ने सारंगधर को ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सारंगधर पद्धति। सारंगधर की प्रसिद्ध रचना क्या है? सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया? अवहट्ट, देश भाषा या देशी भाषा, पिंगल, संध्या भाषा या मागधी? स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, देश भाषा या देशी भाषा। स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौमचर्यु में अपनी भाषा को देशी भाषा या देश भाषा कहा है, जो उस समय जन सामान्य की सामान्य भाषा थी। अगला प्रश्न, नल सिंह की रचना विजयपाल रासो में किस राजा की वीरता का वर्णन है? नल सिंह की रचना विजयपाल रासो में किस राजा की वीरता का वर्णन है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, हमीरदेव, विकल्प बी, विजयपाल या करौली के राजा, विकल्प सी, पृथ्वीराज चौहान, विकल्प डी, बीसल देव, विकल्प ई, परमार। विजयपाल रासो में किस राजा के वीरता का वर्णन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विजयपाल करौली के राजा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, इनमें से पधड़िया बंध का संबंध किससे है? अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, इनमें से पधड़िया बंध का संबंध किससे है? विकल्प ए, धार्मिक काव्य से, विकल्प बी, चरित काव्य से, विकल्प सी, मुक्तक काव्य से, विकल्प डी, गीत काव्य से या विकल्प ई, व्याकरण से। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, इसमें पधड़िया बंध का संबंध किससे है? अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, धार्मिक काव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य या व्याकरण से पधड़िया का संबंध किससे है? अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पधड़िया बंध और गेय बंध। तो पधड़िया का प्रयोग मुख्य रूप से चरित काव्यों में किया गया है, जैसे पौमचर्यु आदि। तो अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, जिनमें से पधड़िया बंध का संबंध चरित काव्य से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, चरित काव्य। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है? किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है? विकल्प ए, भोला शंकर व्यास, विकल्प बी, सुनीत कुमार चटर्जी, विकल्प सी, ग्रियर्सन, विकल्प डी, धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प ई, उदय नारायण तिवारी। किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है? भोला शंकर व्यास, सुनीत कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य का विकास भारत के किस भाग में हुआ? अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का विकास भारत के किस भाग में हुआ? विकल्प ए, पश्चिमी भाग में, गुजरात, राजस्थान, विकल्प बी, पूर्वी भाग में, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते हैं, विकल्प सी, उत्तरी भाग में, विकल्प डी, दक्षिणी भाग में या विकल्प ई, मध्य भारत में। सिद्ध साहित्य का विकास भारत के किस भाग में हुआ? विकल्प ए, पश्चिमी भाग में, विकल्प बी, पूर्वी भाग में, विकल्प सी, उत्तरी भाग में, विकल्प डी, दक्षिणी भाग में, विकल्प ई, मध्य भारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी भाग, अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सिद्ध साहित्य का विकास भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सर्वाधिक हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प ए, लुईपा, विकल्प बी, सरहपा, विकल्प सी, गोरखनाथ, विकल्प डी, नागार्जुन या विकल्प ई, चरपटनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहजयान वज्रयान की एक शाखा है, जिसमें उन्होंने पाखंडों का विरोध कर सहज जीवन और महासुख की प्राप्ति पर बल दिया था।
इसके प्रवर्तक कौन हैं? सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? लुइपा, सरहप्पा, गोरखनाथ, नागार्जुन या चारपटनाथ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सरहप्पा। सरहप्पा सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, संदेश राजसक किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी चंपू काव्य या ई गीत नाट्य? संदेश राजसक किस प्रकार का काव्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, चंपू काव्य। संदेश राजसक गद्य पद्य मिश्रित एक काव्य है जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु तीनों ने सर्वसम्मत से 7वीं शताब्दी के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु तीनों ने सर्वसम्मत से 7वीं शताब्दी के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? विकल्प ए सरहप्पा, विकल्प बी पुण्य या पुष्य कवि, विकल्प सी राजा भोज, विकल्प डी स्वयंभू, विकल्प ई गोरखनाथ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पुष्य या पुण्य कवि। जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने 7वीं शताब्दी के आसपास पुण्य या पुष्प कवि नामक कवि को हिंदी का आदि कवि माना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पुष्प या पुण्य कवि। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु तीनों ने सर्वसम्मति से 7वीं शताब्दी के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पुष्प या पुण्य कवि। अगला प्रश्न, सरहप्पा की प्रमुख रचनाओं में दोहा कोश शामिल है। उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? सरहप्पा की प्रमुख रचनाओं में दोहा कोश शामिल है। उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विकल्प ए 16, विकल्प बी 32, विकल्प सी 84, विकल्प डी 25 या विकल्प ई 100? सरहप्पा की प्रमुख रचनाओं में दोहा कोश शामिल है। उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? सरहप्पा की प्रमुख रचनाओं में दोहा कोश शामिल है। उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 32। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की, जिसमें दोहा कोश और काया कोश सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीज वपन काल, अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल या चारण काल? धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? धीरेन्द्र वर्मा ने भाषा की प्रधानता को देखते हुए आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया था, क्योंकि इस काल में उन्होंने अपभ्रंश साहित्य की प्रचुरता मानी, अतः उन्होंने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल रखा। अतः धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अपभ्रंश काल। इसी के साथ आज की प्रश्नावली को विराम देते हैं। आपने कितने प्रश्न सही हल किए जरूर बताएं। इसी क्रम के प्रश्नों के साथ जल्द ही पुनः उपस्थित होंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइए। धन्यवाद।